अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना मूड चेंज करते हैं। जिस दिन आप वो चीजें करते थे दिमाग खराब हुआ है, वापस हम फिर उसके ऊपर आ जाएंगे इन दिनों में। इजी चैप्टर है और ये चैप्टर वो है जो आपको पेपर में पास करवाने के लिए लाया गया है। आपके पेपर पास करवाने के लिए आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना सीखना है। हमने उसको देखना है कि वो हमें क्या बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, क्या कहना चाह रहे हैं। हमने उनकी इंटरप्रिटेशन वगैरह सीखनी है। अब जहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र आता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मतलब क्या होता है। हम इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आती है, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो बैलेंस शीट है, वो इसमें आती है। उसके अलावा हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इसमें आ रही होती है। और हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो इसमें आ रही है। हमने इसकी इंटरप्रिटेशन वगैरह सीखनी है कि एक्चुअल में ये हम क्या कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमें क्या बताना चाह रहे हैं। बिकॉज कंपनी भी एक पर्सन है, और उस पर्सन की लैंग्वेज क्या है, वो हमें क्या कहना चाह रहा है, उसके ऊपर हमने देखना है। और ये जो एरिया है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये वन ऑफ द इजीएस्ट एरिया है आपके पूरे सिलेबस का। और बिलीव मी, इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपका मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, मैथ्स इन्वॉल्व है। अगर आपको मैथ्स के कंसेप्ट आते हैं ना, डिवाइड के और उसके रिलेशन के, आपका ये काम जो है वो बड़ा आसानी से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए के पास थी 1 लाख रुपया, एंड ही वांट टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन कंपनी। वो कंपनी में इसको इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसके पास कंपनी ए भी है, अब उसके पास कंपनी बी भी है। कंपनी ए भी है और कंपनी बी भी है। कंपनी ए कहती है मेरा प्रॉफिट 60,000 है। कंपनी बी कहती है मेरा प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 है। वैसे दोनों कंपनी अपनी प्रॉफिट्स की आवाजें लगा रहे हैं। ये मिस्टर ए किस कंपनी में इन्वेस्ट करने को प्रेफर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉफिट। अगर आपकी जेब में ₹1,00,000 है, कंपनी भी कहती है मेरा 1,20,000 प्रॉफिट है, कंपनी ये कहती है मेरा 60,000 प्रॉफिट है, और आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को प्रेफरेंस देंगे? कंपनी बी को। अंडरस्टूड है? जो ज्यादा प्रॉफिट आपको बता रही होगी, आप उसे क्या करेंगे? आप उसे प्रेफर कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसके साथ ये अपनी सेल्स का डाटा भी बता दे, इसकी सेल्स है 5 लाख की, इसकी सेल्स हैं 18 लाख की, अब ये आपको बता दें। और अगर आप इसकी बेसिस के ऊपर इनकी जीपी रेशियो या प्रॉफिट रेशियो निकालना चाहें, वो हो जाएगी जी 60,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, और इसकी हो जाएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख। अब आप इसकी परसेंटेजेस निकालें। कंपनी ए की जीपी परसेंटेज कितनी आएगी? ये बनेगी 12%। और कंपनी बी कितनी आएगी? 9। अब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, आपके हालात बदल गए। आप जिस कंपनी के बारे में इन्वेस्ट करना जा रहे थे, अगर वो सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट बना दे, तो सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट बताने के लिए ये हमारा प्रॉफिट है, और उस बेसिस के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, चले जाओ, तो क्या वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, वो डिसीजन मेकिंग जो है वो गलत नहीं हो जाएगी? अब इन्हीं कंपनी ने अगर अपनी जीपी परसेंटेज बता दी कि भाई ये 12% प्रॉफिट कमा रही है, ये 6% प्रॉफिट कमा रही है, अब इस बेस के ऊपर क्या अब आपकी डिसीजन मेकिंग चेंज हुई होगी कि नहीं हुई होगी? क्या स्टिल आप कंपनी बी में जाके इन्वेस्ट करोगे? द आंसर इज नो। अब आपका ओपिनियन जो होगा वो टोटली चेंज हो चुका होगा। आप देखेंगे भाई कौन सी कंपनी जो है वो ज्यादा जीपी कमा रही है, जो ज्यादा परसेंटेज पे प्रॉफिट कमा रही होगी, आप क्या करेंगे? आप उसको ऊपर ही प्रेफर कर रहे होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास डाटा गिवन होता है। इन डाटा की बेसिस के ऊपर हम कभी भी एनालिसिस नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे उसके बारे में बताया जाए कि भाई ये कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज ऑनिंग कर रहा है, फिर मेरा जो होगा उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करना आसान होगा, कदरे इजी होगा। ऐसा है कि नहीं है?
और 20। मैं आपको यहाँ पे दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता हूँ। आओ, ये आपको दिखा के चला रहा हूँ मैं सब, बिकॉज आपने भी एक जमाने में जाके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे काम तो करानी है। ये ऐसे ये वैसे, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आता बनाने में, बंदा बोर हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो कंपनी है हमारे पास, अगर आप इसकी देखें सेल्स, जीपी कहोगे इसका, हाँ जीपी कितने परसेंट दे रही है, 33.3%। और जो दूसरी कंपनी है हमारी, वो हमारा जीपी कितना दे रही है, 11.9% दे रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे मेजर करना होता है कंपनी की परफॉर्मेंस, कौन सी कंपनी हमारा किस तरह से परफॉर्म करके दे रही है। अगर सिंपल आपको वैल्यूज बताई जाए, जैसे यहाँ पे अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट की 4.375 मिलियन, और यहाँ पे इसका जीपी की जो अमाउंट है वो है 7.276 मिलियन। अब आप इसका जीपी देखें, ये 7.27 पे है, इसका जीपी देखें 4.37 पे है। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे जिसका भाई 7 मिलियन जीपी है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसके पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आप उसकी जीपी परसेंटेज देखें, ये 11.9% पे स्टैंड कर रही है, ये स्टैंड कर रही है 13.31% के ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा पे जाएं, कि जो हमें वैल्यूज लिख के दे दी गई हैं, अगर हम उन वैल्यूज पे जाएं, उन वैल्यूज की बेसिस पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी हो, तो जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज्यादा क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। rather than कि हम क्वांटिटी पे जाएं, हम नंबर्स पे जाएं, हम क्यों ना उसको परसेंटेजेस में शो कर दें, हम उनको इंटरप्रेट करके बताएं कि भाई ये चीजें क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या चीजें नहीं बताना चाह रही। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज हम समझेंगे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंटरप्रिटेशन वगैरह सीखनी है। पहला तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, जो आपके पेपर में आ सकता है, वो तो ये है कि बताएं यूजर्स कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसके बारे में बात करें। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन यूज करेगा, इन्वेस्टर्स, यानी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, वो यूज करेंगे। तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये 5 ही हैं। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जिसमें आपकी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताया गया है। आपके पास कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, जिसमें आपकी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया गया है। आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, जिसमें आपके पास कंपनी की कैश की मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। और आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, जिसमें इक्विटी की तमाम मूवमेंट से रिलेटेड बातें जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। आपके पास ये तमाम चीजें जो हैं वो स्टैंड कर रही हैं, ये तमाम चीजें आपके पास पड़ी हुई है। अब इसको यूज करने वाला ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, ये भी बंदा है, ये तमाम लोग हैं। लेकिन हर एक की नीड, हर एक की वांट जो है वो डिफरेंट है। जैसे ये जो इन्वेस्टर हैं, इनका होगा मेन फोकस कि भाई प्रॉफिट कितना कमा के दे रहे हो, रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये इसके बारे में जानना चाहते हैं। जो लेंडर्स होंगे, ये देखना चाहेंगे कि आपकी कंपनी कितनी गेयर्ड अप है, कितना आपने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, आपका कंपनी का इंटरेस्ट कवर कितना है, हम आपको लोन दे दें, क्या आप हमें सूद वगैरह पे कर सकते हो कि नहीं पे कर सकते, आपके प्रॉफिट्स कितने हैं, इनका इंटरेस्ट ये होगा, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट क्या होगा, ये सैलरीज कितनी चल रही हैं, प्रॉफिट कितना चल रहा है, कंपनी के कोई कंसर्न इशू तो नहीं आ रहे, इसका कंसर्न उसके ऊपर होगा। कस्टमर्स का कंसर्न अलग होगा, गवर्नमेंट की एजेंसी से कंसर्न होगा टैक्सेस के ऊपर और कंप्लायंस के ऊपर, जो जनरल पब्लिक है उनका कंसर्न किसी और चीज के ऊपर होगा, और मैनेजमेंट जो होगी उसका कंसर्न दूसरी चीज के ऊपर होगा। अभी डिफरेंट यूजर्स हैं, इन हर यूजर की जो नीड है, जो वांट है, वो डिफरेंट है, वो वेरी कर रही है। तो हमने क्या करना है, हमने इन स्टेटमेंट से हर बंदे की जो डिजायर्स हैं, जो वांट्स हैं, हमने क्या करना है, हमने उनको जस्टिफाई करना है। हमने बताना है कि यार बताओ, ये अगर एक इन्वेस्टर सवाल पूछना चाहता है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एक शेयर होल्डर है, अगर वो इस चीज के बारे में जानना चाहता है तो हम उसे कैसे बताएंगे। तो इन तमाम चीजों के बारे में क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने क्या करना है, हमने बताना है। अब इसमें से कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो प्रॉफिट्स के बारे में क्या होगा उनका कंसर्न होगा। कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे, कुछ ऐसे यूजर्स होंगे जिनका मेन कंसर्न जो होगा वो एसेट्स के बारे में होगा। कुछ ऐसे कंसर्न होंगे जिसका मेन कंसर्न जो होगा वो लायबिलिटीज के ऊपर होगा। तो ये तमाम यूजर्स जो हैं डिफरेंट यूजर्स हैं, और ये जो डिफरेंट यूजर्स हैं, हमने क्या करना है, हमने इनको जस्टिफाई करना है। तो इसके लिए फिर क्या है, हमने इनकी इंटरप्रिटेशन करके देनी है, हमने इनके बारे में बताना है कि ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमने यहाँ पे सीखना है। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, ये जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे, ये इंटरप्रिटेशन हम करेंगे रेशियोज की मदद से। अब ये रेशियोज जो हैं ये हमें क्या बताएंगी, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बता रही होंगी, और ये हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बता रही होंगी। अब परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा कि ये हमें बताएगी कि जी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें कितने परसेंट मूवमेंट हो रही है। अब देखो, एक कंपनी कह रही है कि जी 2020 से 2021 है, 22 है, आप जानना चाहेंगे कि हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे बढ़ रहे हैं, किस परसेंटेज में बढ़ रहे हैं, जो हमारे रेवेन्यूज हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं। आपका मेन ताल्लुक होगा इसको इंटरप्रेट करने पे। तो अगर आप पोजीशन में जानना चाहेंगे तो आपके पास होगा
कि जी हमारे एसेट्स में कितना इजाफा आ रहा है, हमारी लाइबिलिटीज में कितना इजाफा आ रहा है, हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज टर्नओवर रेशियो कितनी है, इनके बारे में हम क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। ये दो ही इवेंट्स हैं, दो ही एवेन्यूज है जिसके ऊपर एक्सप्लेन कर रही होगी। या तो ये हमारे बिजनेस का ट्रेंड एक्सप्लेन करेंगे, या ये हमारी परफॉर्मेंस का ट्रेंड एक्सप्लेन कर रहे होंगे। और परफॉर्मेंसेज में क्या होगा, परफॉर्मेंसेज में हमारा मेन परसेंटेज प्रॉफिट्स जो होते हैं उसमें इंक्रीज डिक्रीज, और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनमें इंक्रीज डिक्रीज जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो हम उसको लेके चल रहे होते हैं। उसके बाद अगर आप इसके पर्पस की या यूजेज की बात करें, डिफरेंट बिजनेसेस में डिफरेंट लोगों को हेल्प कर रहा होता है, आपको बिजनेस का लॉन्ग पीरियड में ट्रेंड जानने के लिए मदद देता है, दूसरे बिजनेस के साथ कंपेयर करने के लिए, मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो आपके वीक एरियाज होते हैं कंपनी के उनको बताता है, जो स्ट्रेंथ एरियाज होते हैं उनके बारे में बता रहा होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एरियाज को रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हम ये काम कर रहे होते हैं। आप अपने बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए कि हमने कौन सी चीज़ कितने परसेंट ग्रो करनी है, कौन सी चीज़ ग्रो नहीं करनी, किस चीज़ को हमने खत्म करना है, किस चीज़ को हमने कैरी ऑन करना है, उसके बारे में भी क्या कर रहा होता है, हमें ये बता रहा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में, गियरिंग के बारे में, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको इन्हीं फाइनेंशियल रेशियोज में से क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी। अब इसके अगर पर्पस की बात करें तो इसमें आपने एक्चुअली क्या करना होता है कि जो आपके करंट ईयर हैं जिसमें आप आज खड़े हुए हो, आपने से कंपेयर करना है प्रायर ईयर से, जो आपके पहले से मौजूदा ईयर से जिनमें आप काम करके आ चुके होंगे। आप डाटा करते हैं कि आपके पास एक्चुअल डाटा क्या था और आपने बजट क्या बनाया था, आप उससे कंपैरिजन कर रहे होते हो। आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन कर रहे होते हो आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके साथ, आप अपने बिजनेस का कंपैरिजन कर रहे होते हो इंडस्ट्री के साथ कि आप इंडस्ट्री के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये हमारी मदद भी कर रहा होता है। अगर मैं इसकी कैटेगरीज की बात करूं तो हमने ये 4 कैटेगरीज में इस चैप्टर को डिफाइन किया हुआ है। एक है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, दूसरी है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियोज, तीसरी है हमारे पास डेट रेशियो, और चौथी है जो हमारे पास वो इन्वेस्टर रेशियो है, उसके बारे में हमने बात करनी है। इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसर्न हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हम IAS 33 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इन इन्वेस्टर रेशियोज को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को डिस्कस किया था। मेन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो ये 3 रेशियोज हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ना समझने से पहले, हम रेशियो स्टार्ट करने से पहले हम एक मैथ्स का रिलेशन डेवलप करते हैं, मैथमेटिक्स का रिलेशन डेवलप करते हैं न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। फॉर एग्जांपल हम एक रेशियो लेते हैं 50,000, इसको डिवाइड करते हैं 5 लाख से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, जवाब क्या आएगा? 10%। आपकी रेशियो आई है 10%। इस चीज से सर एग्री करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा रिलेशन समझना है कि डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे। अगर मैं इस न्यूमरेटर को 50,000 से इंक्रीज करके 55,000 कर दूं तो मेरा रेशो क्या होगी, व्हाट विल बी द रेशो? 11%। अगर मैं इसको 50,000 से डिक्रीज करके 40,000 कर दूं, रेशो क्या आएगी? 80%, 8%, 8%। इसका मतलब ये दो बातें तो हमें बता रही है कि अगर हमारा न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन में जो हमारा न्यूमरेटर है, अगर इसमें इंक्रीज होगा तो हमारी रेशो में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इंटरप्रिटेशन में मुश्किल ना आए। अब देखो कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू जो आपके न्यूमरेटर को कम करेगी उससे आपकी रेशियोज भी कम होंगी, आपके न्यूमरेटर को ज्यादा करेगी आपकी रेशियोज भी उससे ज्यादा हो रही होगी। इस चीज से एग्री करते हो कि न्यूमरेटर का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 लाख से रिड्यूस कर दूं 4,20,000 के ऊपर, तो रेशियो क्या आएगी मेरी?
11%, 11.9%। चलो ठीक चलेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर इंक्रीज कर दूं 5 लाख से मैं 6,20,000 पे ले लूं तो क्या रेशो आएगी? 8.8% कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब है? अब आप देखो डिनोमिनेटर के पर्सपेक्टिव से, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है 5 लाख से 6 लाख पे गए हैं तो रेशो जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। और अगर डिनोमिनेटर हमारा इंक्रीज हो रहा है रेशो जो है वो हमारी अगर डिनोमिनेटर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो रेशो जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। एग्री करते हो इस चीज से? अगर ये रिलेशन आपको समझ आ गया ना तो अब आपने इस रिलेशन को भूलना नहीं है। आगे हम जितने भी फॉर्मूलाज जितनी भी चीजें बात करते जाएंगे आपके माइंड में ये रिलेशन होना चाहिए कि न्यूमरेटर में क्या कुछ आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या कुछ आ रहा है। न्यूमरेटर के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा, डिनोमिनेटर के बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा। अगर आपको ये रिलेशन समझ आ गया है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कोई चीज ही नहीं है। जो सबसे मुश्किल चीजें लगती हैं वो सबसे आसान हो जाएंगी, बिकॉज आपने हर चीज को एक्सप्लेन करना है उसके इंक्रीज या डिक्रीज के परस्पेक्टिव से। अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज का पर्सपेक्टिव समझ आ रहा है, आपको उसके दरमियान जो रिलेशन डेवलप किया गया है अगर आपको वो समझ आ रहा है तो बिलीव मी ये सबसे आसान टॉपिक आपका साबित होगा। इंटरप्रिटेशन जो है वो कभी भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये अगर रिलेशन समझ आ गया है तो बताएं, अब हम फिर आगे मूव करते हैं। अब उसको देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। ये रिलेशन सब तो क्लियर है, ये जो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और रेशियोज की हमने बात की है। अब हर फॉर्मूला में इस रिलेशन को आपने अपने माइंड में रखना है। ये जो भी हमने डेवलप किया है आपने हर फॉर्मूला में इसको अपने माइंड में रखना है। जब भी आप उसको इंटरप्रेट कर रहे होंगे आपने अपने माइंड में चीजों को रखना है। चलें जी, अब हम पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन कौन सी हैं? इसको हम परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस रेशियोज भी कहला रही होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा प्रॉफिट्स वगैरह है उनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है, हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो कितने कम ज्यादा हो रहे हैं, हमारी सेल्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। सारे का सारा हमने क्या करना होता है इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में डिस्कस करना है। एक्चुअली ये हमारी परफॉर्मेंस के बारे में बात बता रही होगी। पहले सबसे पहले बात इसमें आएगी प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो की, उसमें हम देखते हैं। अब ये प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो का मतलब क्या है? हम प्रॉफिट पकड़ेंगे, हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे सेल्स के ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो आ जाएगी। अब ये इस्तेमाल क्यों होता है, इसका यूज क्या है? मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और उसको देखने के लिए, लॉस वगैरह देखने के लिए। अब यहाँ पे जो हम प्रॉफिट इस्तेमाल करेंगे ना, रिमेंबर ये प्रॉफिट होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हम ले रहे होंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा इस्तेमाल हो रहा होगा। और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं यहाँ पे हम नॉर्मली नेट सेल्स ले रहे होते हैं, सेल्स रिटर्न वगैरह को लेस करवा के हम कैलकुलेट ले रहे होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अब इस चीज में भी ना अब ये रेशियो मैंने लिख दी है। अब आपको पता है कि आपके पास न्यूमरेटर में प्रॉफिट आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास सेल्स आ रही है। और ये जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं ये प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस उसके अलावा आपके पास जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह होंगे वो लेस करेंगे, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और सेल्स में आपके पास सेल्स दी होती है। अब इनमें से कोई चीज कम हो या ज्यादा हो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में आएगा। उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में आएगा तो उसकी वजह से आपकी रेशियोज जो होंगी उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जा रहा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। मैं बार बार आपको हर जगह रेफर करूंगा कि ये रिलेशन आपका इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, कैसे है और कैसे नहीं है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ना, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेशियोज हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसमें हम देख रहे होते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, उसके बारे में हम देखते हैं। पेपर में ये 3 रेशियोज हैं ये ज्यादा एप्लीकेबल होती हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज की, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज क्या होती हैं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज पे जाने के लिए थोड़ा सा हम बेसिक से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हम बनाते हैं कि हमारे पास ये सेल्स आ गई है, इन सेल्स में से हम लेस करवा रहे होते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, हमारे पास हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, हमारे पास हमारी जो परचेजेज है वो होती हैं, और हमारे पास हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो लेस करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होती है। सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, जीपी आ जाता है। दिस इज माय ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो ये चीज हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर इस जीपी से आगे हम कहानी निकालते हैं इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, जो हमने ये कैलकुलेट किया होता है। इसमें से हम लेस करते हैं अपने एडमिन एक्सपेंडिचर्स कितने थे, और हमारे जो ये सेलिंग कॉस्ट वगैरह कितनी थी, हम ये लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, ये मेरा कहलाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है। फिर इसमें से अगर मैं लेस करवा दूं अपनी फाइनेंस कॉस्ट जो मैं इनकर कर रहा हूँ, और जो मेरा टैक्स एक्सपेंडिचर्स इनकर होने हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा ये नेट प्रॉफिट जो मेरा होगा वो आ जाएगा। तो ये तीन प्रॉफिट है जो हमने यहाँ पे लेके चलने हैं। अब ये हमको पता होना चाहिए कि जीपी की अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे, जीपी का कहानी ये इन्वॉल्व होगी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कहानी जो होगी हमारी ये भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, और नेट प्रॉफिट में हम बाकी चीजें भी जो होंगी वो लेकर चल रहे होंगे। अब इनका पता होना चाहिए, अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कौन सी चीज कम होगी, कौन सी चीज ज्यादा होगी, उसका असर जीपी पे आएगा। इस पे पता होना चाहिए कौन सी चीज कम होगी ज्यादा होगी, उसका असर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे आएगा। एंड सेम गोस विद द अनदर वन। तो ये रिलेशन जो है, ये बातें जो है, ये आपने अपने माइंड में थोड़ी बहुत याद रखनी है। अब पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज क्या है और क्या नहीं है। जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज की बात करते हैं ना, तो आप दे देंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो होंगे, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास नेट सेल्स। जो हमारी नेट सेल्स है वो ले लेंगे। रिमेंबर, नेट सेल्स की आपको पेपर में वर्किंग दी जा सकती है। तो कहते हैं कि आपने टोटल सेल्स की थी वो इतनी थी, इसमें से आपने लेस करवा देनी है जो आपकी सेल्स रिटर्न है, वो आप क्या करेंगे, वो आप लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी। नेट सेल्स आ गई, आपने उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर दी। अब दूसरा आपके पास आ जाएगा जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा, आप पकड़ेंगे जी आपकी सेल्स क्या है, आप उनको लिखेंगे, आप उनमें से जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो लेस करवाएंगे, आपके पास जीपी आ जाएगा। इस जीपी में से आप अपने तमाम एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो होंगे वो लेस करवाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रॉफिट बिफोर ऑपरेशन आ जाएगा। तो जब आपके पास ये आ गया, तो आप इसको ऊपर रखें, आप इसको सॉल्व करें, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 10% थी पहले, अब वो 8% पे हो गई है, अब वो गिर गई है। तो वो गिरने की वजह क्या हो सकती है, माइट भी आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हो गया हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम क्यों हो सकता है, आपके एडमिन एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, आपका जीपी जो है वो गिर सकता है, आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो ज्यादा हो सकती है। तो दीज वर फ्यू रीजंस जो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की कमी को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपने बात यही करनी है, आपको पता है कि जी जो आपका न्यूमरेटर है उसमें प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। अब आपने उसी परसेंटेज पे एक्सप्लेन करना है, उसी नॉलेज में कि यार माइट भी हमारा जीपी कम हो गया हो, दैट्स वाई हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गए हो, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आया हो, इसलिए हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो गिर गई है, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई हो, दैट्स वाई हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम आया है। तो ये रीजन जो है ये आपको आइडेंटिफाई करके आपने इन्हीं परस्पेक्टिव में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इज दैट क्लियर। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी ना, इसकी इंटरप्रिटेशन आप ये भी कह सकते हैं, जितनी रेशो हायर होगी, जितनी रेशो ज्यादा होगी, हायर द रेशो इज बेटर, जितनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ज्यादा है उतना हमारे लिए बेहतर होगा। जी जनाब, ये क्लियर है। इसमें समझ नहीं पाते अभी तक नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से सारा उड़ गया। एनीवन एनी कंफ्यूजन लेट मी नो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, खासतौर पर इंटरप्रिटेशन की। इस आपको बताओ, अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि कम अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होता है क्या प्रॉफिट कम अच्छा होता है, तो फिर अंडरस्टूड है। अब आप अगर आप अपनी इंडस्ट्री खोलें अलग अलग जाके, आगे भी यही होगा कि जितने मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा उतना मेरे लिए अच्छा हो, तो हायर द रेशियो विल बी द बेटर वन। इसके साथ ही ना इसका उल्टा भी है, वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो।
अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की है, अगर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक बड़ी बात है, आप लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स, उनको डिवाइड करेंगे सेल्स के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, आपकी क्या आ जाएगी? आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स कहते हैं खर्चे को, ये हमारे कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप इसको थोड़ा सा एलोब्रेट भी कर सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिन एक्सपेंडिचर्स प्लस सेलिंग एक्सपेंडिचर, यही आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। यहाँ आप इसको 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कर दें तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल्स की 100 रुपीज की, आपको प्रॉफिट आया 30 रुपए का, अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है। मैं इसी से अपने एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरी सेल जो है वो 100 की है और जो मेरे एक्सपेंडिचर जो है वो मेरे क्या बन रहे हैं, वो 70 के बन रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? तो आप चाहें, आप इसको अगर 70/100 करेंगे तो आने वाली 70% ये आपकी बनेगी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशियो। अगर आप इसको ऐसा डिवाइड कर देंगे 30/100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आएगा 30%, ये कहलाएगी आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब आप देखो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में से अगर मैं 1 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कर दूं तो मेरे पास क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशियो नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेशियोज भी निकाल सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, जितने ये रेशियो लोअर होगी, लोअर द रेशियो इज बेटर, जितनी ये कम होगी उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेहतर होगा। अब आप देखो आपके खर्चे अगर 70 से बढ़ के 75 पे हो जाए आपके एक्सपेंसेस, तो आपके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है। और अगर आपके खर्चे 70 से कम होकर 60 पे हो जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर्स के लिए जितने कम रेशो होगी उतना बेहतर है, प्रॉफिट के लिए जितने हायर रेशो होगी उतना बेहतर होगा। ये चीज याद रहेगी। आगे चलते हैं जीपी रेशो के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इस जीपी रेशो के पहले ना मैं आपको, हम जीपी के बारे में बात कर लेते हैं कि जीपी हम निकालते कैसे हैं। आपके पास सेल्स आती है, आप सेल्स लेते हैं। चलिए हम हाइपोथेटिकल डाटा यूज करते हैं ताकि हमारी इंटरप्रिटेशन साथ साथ हो। आपने सेल की है 1 मिलियन की, इसमें से आपने लेस करवानी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके पास था ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का, आपने परचेजेस की 3 लाख 5 लाख की, आपका क्लोजिंग स्टॉक था 1.5 लाख का। आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई होगी? 4,50,000। आप इसको लेस करवा दो, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया होगा? आपका ग्रॉस प्रॉफिट 5,50,000 आया होगा। ऐसा ही है। और अगर आप इस कंपनी की जीपी रेशियो निकालना चाहते हैं, कैसे आएगी? 5,50,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, कितने परसेंट प्रॉफिट है इसका? 55% हमारा प्रॉफिट बन रहा होगा। इसलिए जीपी रेशियो होती क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स पर डिवाइड करना, ये हमारा जीपी रेशियो कहलाता है। अब मुझे बताओ, ये मैंने 55% रेशियो निकाल दी है। अगर मेरी सेल्स 1 मिलियन से बढ़ के 1.2 मिलियन हो जाए तो मेरा जीपी पे क्या फर्क आएगा? अगर मेरी सेल्स 1.2 मिलियन हो जाए, जीपी मेरा कितना हो जाएगा? अगर मेरी 1.2 मिलियन हो जाए तो मुझे अमाउंट बताओ कितना हो जाएगा। और भाई मैंने पता लोन होना है, कितना लोन होना है दोस्तों?
45% हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे परचेजेस जो हैं अगर वो 7 लाख चली जाए तो जीपी मेरा कितना आएगा? और श्योर 70% हो जाएगा। सोच लेना, सोच लेना। अगर मेरी परचेजेस 7 लाख हो जाए, मेरी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बनेगी 6,50,000। 1 मिलियन से मैंने 6,50,000 लेस किया, मेरा जीपी आएगा 4,50,000 और आप मुझे कहना 70% जीपी हो जाएगा। कैसे? कैसे? लाइक हाउ? अल्लाह के बंदो, ये मेरा 1 मिलियन रहेगा, ये मेरा हो जाएगा 100K प्लस 700K लेस 1.5 लाख के, ये कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 8 में से क्या 650, ये लेस किया तो इतना आएगा 3.5। जीपी आपका 35% होना है, ये 70% कैसे खाया आपने बताया? इसका मतलब आपका जीपी रिड्यूस हो गया। अब आपको पेपर में आ जाता है कि आपका इनिशियली ग्रॉस प्रॉफिट था 55%, अब आपका जीपी हो गया है 35%। वो कहता है रीजंस बताओ कि ये ग्रॉस प्रॉफिट कम क्यों हुआ है। क्या आप उसको रीजंस बता सकते हैं? कैसे? आप कह सकते हैं कि माइट बी हमारी सेल्स जो है, नहीं अब आप मल्टीपल रीजन बताएंगे ना, आप कह देंगे हमारी सेल्स ज्यादा हो सकती है, हमारा जो परचेजेस है वो ज्यादा हो सकती है, हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो कम हो सकती है, हमारा जीपी जो है वो रिड्यूस हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके ग्रॉस प्रॉफिट में डिक्रीज आ सकता है। रिमेंबर, गेम सिर्फ न्यूमरेटर की है और डिनोमिनेटर की है। आपने एक्सप्लेन करना है कि न्यूमरेटर में किन किन वजह से कमी आ सकती है। अगर उन वजह से न्यूमरेटर में कमी आ रही है तो आपका जीपी कम कर रहा होगा। जैसे न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में कमी कैसे सकती है? आपने महंगी परचेजेस की हुई थी, या आपका जो स्टॉक था वो ज्यादा हो गया है, या काफी कम हो गया है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जीपी कम हो सकता है। अगर जीपी कम होगा तो आपके जीपी रेशियोज भी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। गॉट इट? अच्छा, वैसे अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो जीपी की है हायर द रेशियो विल बी बेटर। जितना जीपी ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा साबित होता है, उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। अच्छा, वो आपको दो कंपनी का कंपैरिजन भी गिवन कर सकता है पेपर में, क्योंकि जीपी रेशियो ज्यादा पूछी जाती है। वो कहते हैं कंपनी ए है, कंपनी ए का जीपी जो है वो 4 लाख है, कंपनी ए का जीपी 4 लाख है। कंपनी बी जो है इसका जीपी जो है वो 7 लाख है। अगर हम पूछा जाए भाई अच्छी कंपनी कौन सी है, जी जी कंपनी बी, सारी ये चीजें भी अच्छी है। लेकिन अगर हमें साथ ही वो सेल्स के वैल्यू गिवन करते, सेल्स, तो जी कंपनी ए की सेल्स जो है वो 15 लाख है, कंपनी बी की सेल्स जो है वो 28 लाख है। आप बताओ, इसका जीपी निकाल लेते हैं, इसका जीपी निकाल लेते हैं। जीपी रेशो जीपी नहीं, 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा जी 7 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। क्या जवाब आएगा? पहले वाले की 26.67% और दूसरे वाले की 7,28,25%। तो ज्यादा अच्छी कंपनी कौन सी है? सिंपल इज दैट, जो हायर है वो बेटर है, ये आपको बता देंगे। वो रीजन भी पूछ सकता है कि इसकी जीपी कम क्यों है, आप कह देंगे भाई उसकी सेल्स ज्यादा है, सिंपल सी बात है। डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जीपी का जो रेशो है वो कम ही होगी, सेल्स का वॉल्यूम ज्यादा है, माइट भी इसकी परचेजिंग जो है वो सस्ती हुई हो या महंगी हुई हो, इसका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कम हो। तो ये फैक्टर्स आप रख के क्या करते हैं, एक्सप्लेन आउट करना है। ये क्लियर हो गया जीपी? अब हम चलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। अब जिस तरह जीपी हमने एक्सप्लेन किया है उस तरह ही हमारी एनपी रेशियो भी एक्सप्लेन हो जाएगी। एनपी कैसे निकालेंगे कि हमारे पास बहुत प्रॉफिट आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट को पकड़ लो, तो उसमें से जो आपके एक्सपेंडिचर जो है वो लेस करवा दो, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब जैसे कहता है कंपनी ए है और कंपनी बी है, कंपनी ए का नेट प्रॉफिट जो है वो 1,20,000 है और कंपनी बी का नेट प्रॉफिट जो है वो 2,28,000 है। इसकी जो नेट सेल्स हैं वो है आपके पास 15 लाख, इसकी नेट सेल्स जो है वो है आपके पास 28 लाख।
बताएं कि नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे है। नेट प्रॉफिट पकड़ोगे, सेल्स पे डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएंगी। बताएं जी कितनी आती है। इसकी आ जाएगी 8%, और इसकी क्या आ जाएगी, बी की। तो जिसकी ज्यादा है वो क्या है हमारे लिए बेहतर है, द हायर द रेशियो विल बी द बेटर वन। जी जनाब, क्लियर है जी। अभी तक किसी को रेशियो मुश्किल लगी है? अभी तक जितनी हमने आज की डिस्कशन की है। देखिए कॉस्ट टू सेल्स रेशियो में हम देखना होता है कि हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है जब हम कोई चीज वगैरह बेचते हैं उसके ऊपर। ये बेसिकली हमारे एक्सपेंडिचर्स के बारे में हमें बता रहा होता है कि हमारे कितने परसेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर्ड हुए होते हैं। उसके बारे में हमने ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे डिस्कस की होती हैं। क्या ये एक्सपेंडिचर्स हैं, इतने इतने परसेंट हम इसको लेके चल रहे होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो। इसमें हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने परसेंट से, हम उस कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड करते हैं सेल से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो जो है वो मिल जाती है। अब ये आपके सामने है, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो ज्यादा हो, इसका मतलब मेरी जो चीजें बेचने की कॉस्ट है, जो मैं इन्वेंट्री बेच रहा हूँ महंगी है, मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो कम हो, इसका मतलब मेरा जीपी जो है, मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। तो ये जो एक्सपेंसेस रेशियो है, इसकी इंटरप्रिटेशन में एक चीज तो बड़ी इजी होती है कि जितनी लोअर होंगी उतनी ही क्या होंगी, बेहतर होंगी। सिमिलरली आप एडमिन कॉस्ट टू सेल रेशियो ले सकते हैं कि जितनी एडमिन कॉस्ट टू सेल रेशियो कम होगी, लोअर द बेटर। एंड सेम गोज विद द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल रेशियो, कितना हमारा सेल्स के ऊपर, कितना हमारा इनके ऊपर खर्चा वगैरह आ रहा है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे ये देख रहे होते हैं कि अगर हम 100 रुपीज की सेल कर रहे हैं, हम 100 रुपए की सेल कर रहे हैं, इस 100 रुपए की सेल में कितने परसेंट हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड है, एडमिन परसेंटेज जो कॉस्ट है वो कितने परसेंट इंक्लूड होगी, जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो कितने परसेंट इंक्लूड होगी, वो सारी हमने क्या करनी होती है, वो सारी हमने यहाँ पे डिटरमिन करनी होती है। तो इसके लिए जो सबसे आइडियल चीज है वो है कि जितनी ये रेशियो कम हो उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है, उतना ही हमारे बिजनेस के लिए ये ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। और वैसे अगर वो डिटेल इंटरप्रिटेशन मांगे तो आप वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कहानी चला के इसका इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो बड़े वाज़ह तौर पे क्या कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो डिस्कस की है, इसको जो हम यहाँ पे इसकी जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो, और जो एडमिन एक्सपेंस रेशियो है, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, जितनी हमने बातें की हैं अभी तक, जितनी हमने यहाँ पे रेशियोज पढ़ी हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम इसको देख लेंगे क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास इस सवाल में नेट सेल्स की मैंने कितनी है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑन है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है वो कितनी है, हमारे पास एडमिन कॉस्ट गिवन है कितनी है, हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो भी गिवन है कितनी है, तो हमें अखराजात वगैरह बताए हुए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जीपी रेशियो अपनी कैलकुलेट करनी है कितनी है, हमने यहाँ पे अपनी एनपी रेशियो कैलकुलेट करनी है कितनी है, उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके अलावा हम कॉस्ट ऑफ सेल्स तो सेल्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी कितने परसेंट आ रही है। हम उसके अलावा एडिटिव एक्सपेंडिचर्स टू सेल्स रेशियो, हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारी कितनी आ रही है। उसके अलावा हम हाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हम इसको ले लेते हैं। उसके अलावा हमें कोर रेशियो जो हमने पढ़ी थी ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, हम वो ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स। ये भी हम ले लेते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। ट्राई करोगे 5 मिनट में खुद सॉल्व करने की कि नहीं, ट्राई करते हो सारी चीजें निकालने की। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ काम करें, अब आप कहेंगे मैं करवा दूं, फिर जब मैं करवा दूंगा आपको समझ आ जाएगी, फिर जब आप कोई और सवाल करेंगे तो वो समझ नहीं आएगा, फिर आपने कहना है मैं परेशान हूँ R1 से, अब बताएं मैं क्या करूँ। चलिए मैं फॉर्मूलाज लिखता हूँ रेशियोज के, तब तक ना आप इसको सॉल्व करके आंसर तो बताएं, ताकि आपको जो फॉर्मूलाज नहीं याद वो भी आप लोगों के जरा बेहतर हो जाए। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू सेल्स रेशियो जो है वो ये होगी, एडमिन सेल्स रेशियो होगी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो ये होगी, नेट प्रॉफिट रेशियो ओवर सेल्स हमारे पास ये आ गई, और ये हमारे पास जीपी ओवर सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ गई। चलें जी, जीपी 35%, ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स 65%,
ओके, एडमिन 4%, ठीक है। एनपी 25%, सेलिंग 6%, ठीक है, ठीक है। कूल। सर मतलब आप लोगों को समझ आती है, तो वैसे आप लोगों को बड़ा सारा समझ आता, बट समझ तो आती है। चलो, अब अपने आंसर जरा वेरीफाई करते जाओ, जिसने कर ली है। सेल हमारी इसमें जो है वो है 650 के की। इसमें से हमने लेस करना है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो है हमारी 4/500 की। हमारा जीपी कितना आ गया है? हमारा जीपी आ रहा है 227500 ना। जीपी हमारा ये आता है। चले, हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये हमारे पास ये आ गया हमारा जीपी 227500 डिवाइडेड बाय 6.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जवाब 35% आया होगा। ऐसे ये जीपी था हमारा 227500, इसमें लेस कर देंगे जितनी हमारी कॉस्ट अंदर हुई है। एडमिन कॉस्ट ले लेंगे और सेलिंग कॉस्ट ले लेंगे, जो थी हमारी 26,000 और 39,000। 26,000 और 39,000। हमारा एनपी आ जाएगा, वो कितना था 162500। ये लेते हैं 162500 डिवाइड किया 6,50,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से। इसका जवाब 25% आया था। 25% था सबका आंसर। ओके, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर्स की बात करो तो वो है हमारे 39,000। 39 के डिवाइड बाय 6,50,000 मल्टीप्लाई 100 से किया, और ये हमारे पास कितना आया था 6%। 6% आ गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी थी 4/500 डिवाइड किया इसको 6 लाख से, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये 65% आया था। एडमिन एक्सपेंसेस कितने थे आपके 26,000 से, इसको डिवाइड किया था 650 से, मल्टीप्लाई किया था 100 से, जवाब कितना आया था 4% आया था। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो क्या आई थी? आप अपने एक्सपेंसेस लेना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने बन रहे हैं 4255 प्लस 26,000 प्लस 39,000, यहाँ पे सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन जाएंगे 487500 है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसको डिवाइड किया आपने 6,50,000 से, मल्टीप्लाई किया 100 से, क्या जवाब आया था 75%। तो ये जो हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाली है वो हमारे पास आ गई। इनकी इंटरप्रिटेशन तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते? ये सब क्लियर है? किसी का एरर तो नहीं था इसमें, किसी बच्चे का भी? इंटरप्रिटेशन सिंपल कह देना, कॉस्ट ऑफ सेल जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा, एडमिन सेल्स रेशियो जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा, जीपी रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना आपके लिए बेहतर होता है, एनपी रेशियो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, विच रेशियो विल शुड बी हायर एंड विच रेशियो शुड बी लोअर, ये आपने एक्सप्लेन करना होता है। सिंपल इज दैट। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आती है, और ये है जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसकी हमने क्या करनी है, हमने रेशियो निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है तो बताएगा उर्दू में तर्जुमा। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है वो कह सकते हैं। और ये पैसा आप दो तरह से लगा देते हैं, या तो आप लोन लेके पैसा लगा रहे होते हैं, या आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की होती है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही होता है ना? बिजनेस में पैसा दो तरीके से लगाया जाता है ना, जहाँ पर आप कर्जा लेके बिजनेस में लगा रहे हो, या आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड आप कह सकते हैं इन अदर टर्म्स कि जो हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की होगी वो, प्लस जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन होगा एसेट्स कह रहा हूँ,
वो, अगर हम इसको जमा करें तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कहला रहा होगा। हमने देखना है कि ये जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो हमने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लोन की फॉर्म में, इक्विटी फॉर्म में, इसके ऊपर कितना रिटर्न हमें बिजनेस कमा कर दे रहा है, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़ा आसान है। आप ले लेंगे अपना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, के मेरा इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट है वो, उसको डिवाइड कर देंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड को। ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपके अंदर इसमें क्या कुछ आएगा। इसके आपके पास ऑर्डनरी शेयर कैपिटल आ जाएगा, उसके अलावा जो भी आपके पास रिजर्व वगैरह होंगे वो इसमें आ जाएगा, उसके अलावा जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होंगे, वो इसमें आ जाएगा, उसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कहला रहा होता है। तो इसको आपने इसके ऊपर डिवाइड करना है, आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पेपर में अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हो और आपको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हो, तो फिर जब आप रेशो निकालेंगे तो फिर आप उसमें क्या लेंगे, आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। वो कैसे होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आप उससे क्या करेंगे, उसको जाके यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे होंगे, तो कैलकुलेट दैट रेशो, जो भी आपने कैलकुलेट कर दिया। अब ये है हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि जो हमने रेशो क्या हमें फंड दे रही है, कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो हमने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, उस पैसे के ऊपर कितना रिटर्न हमें कमा के दिया जा रहा है, कितना रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं, वो हमें इसके बारे में ये बता रहा है। अब आप बताओ, क्या ये रिटर्न जो है ज्यादा होना बेहतर है कि कम होना बेहतर है। हाँ सर, सिंपल, ये जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितनी रेशियो ज्यादा होगी उतना हमारे लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए बेहतर होगा। जितनी रेशियो कम होगी उतना हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा या बेहतर नहीं होगा। अब आप इन्वेस्टर हैं, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप क्या देखेंगे, आप उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे कि भाई जिस बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, इस पैसे में कितना रिटर्न कमा के रही है, तो उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, आप इसको इंडिकेट कर रहे होंगे। तो ये जो है हायर जो रिटर्न होता है और उसी का इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी जो है उसने कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज किया हुआ है, वो बेहतर तरीके से सरमाए को लगा रही है और बेहतर तरीके से ऑपरेट कर रही है। और जो लोअर होगा इसका मतलब क्या होगा, उसने अपना कैपिटल जो है वो अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया और सही तरह से रिटर्न वगैरह जनरेट करके नहीं दे रही, तो कंपनी के कैपिटल यूजेज में क्या होगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह नजर आ रही होगी। तो ये आप इसकी इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं। क्लियर है ये? इसको हम इस एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। देखो जी, हमारे पास है कंपनी ए और कंपनी बी। दो कंपनीज हैं ए और बी, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में क्या कर रही है, सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में काम कर रही है। फॉलोइंग डाटा जो है अवेलेबल है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनका कंपनी ए का, कंपनी ए का कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी बी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, कंपनी बी का कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। सिंपल सी बात है, आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ले लेंगे। कंपनी ए का जी 539900, कंपनी बी का ले लेंगे 2616100। आप इसको डिवाइड कर देंगे और आप इसको डिवाइड कर देंगे, जो इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है 3659600, इसका है 1219340, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास रेशियो आ जाएगी कि इसको कितना रिटर्न मिल रहा है और इसका कितना रिटर्न मिल रहा है। तो क्या आंसर होगा, कंपनी ए का 14.75% रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है और इसका कितना आ रहा है, कंपनी बी का कितना आ रहा है, 1.45 into 1.45। अब ये आपके पास दो कंपनी से रेशो आ गए हैं। अब आपने इसके ऊपर जजमेंट देनी है, क्या देंगे, कौन सी कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। आंसर कंपनी बी की रेशो ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। इट मींस कि उन्होंने जो अपना कैपिटल है वो बेहतर तरीके से एम्प्लॉय किया हुआ है, वो उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप इसका इस तरह से जवाब दे देंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, पेपर में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर एक हल्का सा गेम खेल सकता है। याद रखिएगा, बैलेंस शीट में ये जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड देखा है, अगर इसको आपको एसेट्स गिवन कर दें, तो जो नॉन करंट एसेट्स होंगे उसमें जो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा, मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर आप इसको जमा कर लेना, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये जो होता है ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर ही आ रहा होता है। पेपर में अगर उसने आपको नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन की हुई है
और उसने आपको साल भर की कैपिटल बता दिया है, और वो पेपर में कहता है जी मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बताए, आपको उसने इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बताया कि शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, उसने कोई रिजर्व कोई लोन के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने बस सिंपल आपको ये गिवन कर दिया कि इस कंपनी के नॉन करेंट एसेट्स इतनी मालियत की है, और इस कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो इतनी मालियत का है। तो रिमेंबर इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल। इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह रहे होते हैं, और रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैपिटल भी से हम कह रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें हमने बताना है कि जो ऑर्डिनरी शेयर है हमारे, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम उनको उस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पे या उस ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे कितना रिटर्न दे रहे हैं। तो इसको याद करने के लिए जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है। आप लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें से आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो आप क्या कर देंगे, वो आप लेस करवा देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे कि जो आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, मतलब जो आपकी एवरेज इक्विटी है, मतलब इक्विटी का पार्ट है, उस पर आप क्या कर देंगे, आप उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब जो शेयर होल्डर कैपिटल है ना, अगर आप ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल पे निकाल रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो उसका जवाब जो आएगा आप उसके मुताबिक क्या करेंगे, आप उसको ले रहे होंगे। तो जो शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे होते हैं कि अगर इस कंपनी में इन्हें शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये शेयर होल्डर को कितना रिटर्न कमा के दे रही है, ये उसके बारे में हमें बताना होता है। ये भी जितनी रेशो ज्यादा होगी, हायर द रेशो विल बी बेटर, उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा बिजनेस के लिए। उसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट्स, कि जो हमने बिजनेस में एसेट्स डिप्लॉय किए हुए हैं उसके ऊपर हम कितना रिटर्न कमा के दे रहे हैं या कितना रिटर्न नहीं कमा के दे रहे, उसके बारे में आपने रेशो ये भी कैलकुलेट करनी होती है। इसमें सिंपल है, आप वही लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसको डिवाइड कर देंगे एसेट से। अब यहाँ पे एसेट्स की बात की है तो वो रिटर्न ऑन नॉन एसेट्स भी पूछ सकता है, वो रिटर्न ऑन एसेट्स भी पूछ सकता है। इट्स अप टू यू, अप टू एग्जामिनर। अगर वो आपसे रिटर्न ऑन नॉन करेंट एसेट पूछेगा तो आप फिर यहाँ पे सिर्फ मतलब जो आपके नॉन करेंट एसेट्स हैं वो ही ले लेंगे। अगर वो रिटर्न ऑन एसेट्स पूछ रहा है या टोटल एसेट्स पूछ रहा है तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो करंट एसेट्स होंगे और जो नॉन करंट एसेट्स होंगे उन दोनों को हम क्या करेंगे, उन दोनों को हम जमा करके यहाँ पे लिख रहे होंगे जब हमने रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर उसने हमें ओपनिंग एसेट्स से बताए हुए हैं तो उसने हमें क्लोजिंग एसेट्स से बताए हैं, तो फिर हम क्या लेंगे, हम इनकी एवरेज लेंगे, और जो हमारे पास एवरेज एसेट्स होंगे हमने क्या करना है वो कैलकुलेट करना होता है। तो इसमें नॉर्मली जो रिटर्न ऑन एसेट्स है इसमें टोटल एसेट्स ही हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। अगर एग्जामिनर नॉन करंट एसेट्स कह दे हम क्या करेंगे, हम फिर उसको नॉन करंट एसेट के मुताबिक ही क्या कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, हम उसको उसके मुताबिक ही लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अब इसका हम सवाल करते हैं, इसको देखते हैं, और इसका भी जो है ये जितना बेहतर होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर होता है। मेनली जो रिटर्न ऑन एसेट्स है ना, ये इंटरनली चल रही होती है मैनेजमेंट के लिए। ये मैनेजमेंट देख रही होती है कि जो हमने एसेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, एसेट्स वगैरह के हम लोग उतना रिटर्न कमा के दे भी रहे हैं नहीं दे रहे, या जो हमने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई है इन द फॉर्म ऑफ एसेट, क्या वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही, उसके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ये हम इसको मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वैरी कर रहा होता है कि अगर आपके ज़्यादा मॉडर्न एडवांस एसेट्स लगे हुए हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, उससे जो होगा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहे होंगे तो रिटर्न ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी कर रहे होते हैं, बट एक ये बड़ा पैरामीटर है जो डिसाइड कर रहा होता है कि कंपनी कितना अच्छा अपने कैपिटल को लेकर इस्तेमाल कर रही है। हम इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। कहता है जी एक कंपनी है, a company chartered accountant is calculating return on assets for the year 2016, 2016 के लिए ROE निकाल रहा है। The year end figures of total non-current assets and total current assets are 882,900 and 360,000 respectively. The net profit for the year was 685,000. The net profit है वो 685,000। हमने ये करना है, हमने इसका रिटर्न ऑन एसेट निकालना है। तो रिटर्न ऑन एसेट मतलब दोनों एसेट को हम जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 685,000 आ जाएगा। इसका अगर हम सम करें 882,900 प्लस 360,000 क्या बनता है, 8 और 3 12 11 1 2 4 2 बन जाएगा। देखा तो हम कीजिएगा 1 2 4 2 900, ये मतलब कंफर्म कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, क्या आंसर आएगा 55%। तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स है, ये एसेट्स के ऊपर इतना कंपनी जो है वो हमें रिटर्न करवा के दे रही है। तो ये भी छोटा सवाल है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है
सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो या एसेट टर्नओवर रेशो के जो हमने एसेट इस्तेमाल की है वो इतने गुना या इतने टाइम्स हमें सेल्स जनरेट करके दे रही है। यहाँ जो हमने कैपिटल एम्प्लॉय किया हुआ है वो हमें इतने टाइम सेल्स वगैरह अर्न करके दे रही है। ये होती है हमारी सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी कहते हैं और इसको हम एसेट टर्नओवर रेशो भी कह रहे होते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम सेल्स लेंगे और यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो हम नेट सेल्स ले रहे होंगे, सेल्स रिटर्न लेस करके ले रहे होंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। जो हमने अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे, अगर हमने एसेट टर्नओवर रेशो निकालनी है तो हम यहाँ पे टोटल एसेट्स ले लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। जो इसका आंसर आएगा वो हम कह देंगे इतने टाइम्स ये जो हमारे एसेट्स हैं इतने टाइम सेल्स जनरेट करके दे रहे हैं, या ये जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड किया है ये इतने टाइम्स जो है ये हमारा क्या करके दे रहा है, सेल्स जनरेट करके दे रहा है। ये भी जितनी ज्यादा होगी उतना कंपनी के लिए क्या होगा, उतना कंपनी के लिए बेहतर होगा, फायदेमंद होगा। उसके बाद है परसेंटेज एनुअल ग्रोथ। ये क्या होता है कि ये आपकी सेल्स में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2020 में सेल्स थी 50 की, 2021 में सेल्स होगी 55 की, 2022 में सेल्स होगी 63 की, 2023 में सेल्स होगी 58 की, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करते हैं, फिर हम यहाँ से यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि हर साल मेरी सेल्स में कितने % ग्रोथ आ रही है, वो हमने यहाँ पे देखनी होती है। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, इफ सेल्स इन द ईयर एंडेड जस्ट वर रुपीज 5.8 मिलियन, इस साल की सेल्स थी वो 5.8 मिलियन थी और प्रीवियस ईयर की सेल्स जो है थी वो 55 लाख थी। बताओ जो कितने सेल्स में ग्रोथ आई है, तो वेरी सिंपल है, आप देख लो कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ आई है। आप उसको पकड़ सकते हैं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ आई है आपकी 3 मिलियन की, आप उस 3 मिलियन को पकड़ो, लास्ट ईयर की जो वैल्यू होगी वो बेस वैल्यू होगी, आप उसको बेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास परसेंटेज ग्रोथ आ जाएगी, कितने % आपकी सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, इतने % आपकी सेल्स जो है वो बेहतर हो गई है। तो ये हमारी परसेंटेज एनुअल सेल्स के बारे में बता रही होती है कि ये इतना इतना हमारा ये इजाफा हुआ है। स्टार्ट क्लियर। उसके बाद चलते हैं आगे, जो मतलब ज्यादा ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशो। ये हमने बताना है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल इस बिजनेस में लगाया गया है वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसके बारे में हमने बताना है कि ये कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है और जो एक्टिविटीज वगैरह हमारे बिजनेस में हो रही हैं वो कितने बेहतर तरीके से परफॉर्म हो रही हैं, उसके बारे में हमने क्या करना है, यहाँ पे तमाम बताना है। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करूँ तो इसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जो डे टू डे आपने एक्टिविटीज करनी है, जो रोजमर्रा के बिजनेस के मामला चलाने हैं, सेल परचेज मैनेजमेंट वगैरह, उसके लिए कितना पैसा मौजूद है और किस तरह से हम उसको लेके चल रहे हैं, ये उसके बारे में हमने बात करनी है। और करंट एसेट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, करंट एसेट्स में हमारे पास डेटर आ जाएंगे, हमारे पास कैश आ जाएगा, हमारे पास बैंक आ जाएगा, हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। और जो करंट लायबिलिटीज होगी इसमें मेरे पास अमूमन जो क्रेडिटर्स हैं वो आ जाएगा और उसके अलावा जो पेएबल बैलेंसेस हैं वो आ जाएंगे। तो हमने इन करंट एसेट्स में से अगर ये करंट लायबिलिटीज लेस कर दें तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। मैंने इस वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी देखनी है कि ये कितना एफिशिएंट है, क्या ये मेरे डेली काम करने के काबिल है भी कि नहीं, क्या इतना हमारे पास वर्किंग कैपिटल बड़ा हुआ है कि हम सफिशिएंटली अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये चीज जो है हमने सारी की सारी यहाँ पे सीखनी है, इसको याद करना है, इसको लर्न करना है। और वर्किंग कैपिटल जो है ये हमें बेसिकली बता रही होती है 3 चीजों के बारे में, कि अगर मैं इसकी साइकिल की बात करूँ, पहले साइकिल की बात करता हूँ। हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना वो इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, स्टॉक के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर और डेटर्स के ऊपर। इनके नजदीक हमारा क्या हो रहा है, हमारा तमाम जो है घूम रहा है। कैसे, आप इन्वेंट्री पकड़ते हैं, उधार पे लेते हैं, सेल्स कन्वर्ट करते हैं, सेल्स से फिर इन्वेंट्री लेते हैं और इस तरह क्या हो रहा होता है, आप उसको लेकर चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस ओपन किया है, आप जाते हैं, आप जाके उस बिजनेस के लिए स्टॉक परचेज करते हैं जो बिजनेस आपने रन करना है। अब आपके पास 2 बेसिस हैं, या तो आप कैश में स्टॉक परचेज कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, आप उधार के ऊपर स्टॉक ले सकते हैं। आप कैश में स्टॉक ले लें तब भी इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा, आप उसको उधार पे ले लें तब भी क्या बनेगा, इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। लेकिन जब आप उधार में स्टॉक लेके आते हैं तो आपकी एक लायबिलिटी रेज हो जाती है कि आपने कुछ दिनों के बाद उस उधार वाले बंदे को क्या करनी है, पेमेंट करनी है, आपने उसको वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो पे करनी है। अब इसको पे करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा कि ये जो आपने इन्वेंट्री ली है, ये जो आपने स्टॉक लिया है, आपने क्या करना है, आपने इसको सेल करना है।
अब उसको सेल करेंगे, सेल में भी दो बेसिस होंगे। यहाँ तो हम उसे क्या कर देंगे, हम उसको कैश में सेल कर देंगे, या हम क्या कर देंगे, उसको उधार पे क्रेडिट में सेल करेंगे। अगर क्रेडिट में सेल करेंगे तो कितने डेज में हमें रिकवरी होगी, वो हमारे लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो ये साइकिल इस तरह से है कि सेल्स कर रहा हूँ, सेल से पैसा आ रहा है, उस पैसे से मैं स्टॉक ले रहा हूँ, उस उधार पे स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम के बाद पेमेंट करनी है। तो ये साइकिल हमारा इस तरह से चल रहा होता है। हम सेल्स करते हैं, हमारे डेटर्स बन जाते हैं, हम फिर उनसे रिकवरी का वेट कर रहे होते हैं, हमें जाके उधार पे सामान खरीद लेते हैं, उधार पे सामान खरीद लेते हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, हमें उनको पेमेंट करनी होती है, और जो सामान लेके आते हैं वो इन्वेंट्री का पार्ट बन गया है, हमें उस इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी क्या होती है, हमने इसमें एक्चुअली देखना है कि हम कितनी जल्दी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम वो देखेंगे। हम कितनी जल्दी डेटर से पैसा रिकवर करवा रहे हैं, वो देखेंगे। हम किस तरह से क्रेडिटर से पेमेंट ले रहे हैं, हम वो देखेंगे। हम क्रेडिटर को पेमेंट किससे कर रहे हैं, किस मेथड में, किस वे में, कितने टाइम में कर रहे हैं, वो देखेंगे। तो एक्चुअल में हमने इस चीज की, इन 3 एलिमेंट्स की एफिशिएंसी देखनी है कि डेटर्स हमारे कितने एफिशिएंट हैं, इन्वेंट्री हमारी कितनी एफिशिएंटली मूव सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, और क्रेडिटर्स को हमने किस तरह मैनेज किया हुआ है। तो ये 3 बातों के गिर्द हमारा क्या है, पूरा का पूरा बिजनेस घूम रहा होता है। अब आप खुद सोच के बताओ, एक एज अ रैंडम थॉट, अगर आप इन्वेंट्री परचेज करी जाओ करी जाओ करी जाओ, और आपकी वो इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट ना हो रही हो, आप उसको ना बेच पाओ, तो क्या ये बिजनेस के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? बिजनेस के लिए बुरा होगा ना। आपने इन्वेंट्री खरीद ली, अब आप उस इन्वेंट्री को बेच ही नहीं पा रहे, आप उस इन्वेंट्री को बेच नहीं पा रहे। अब आपके पास स्टॉक पड़ा जा रहा है, पड़ा जा रहा है, पड़ा जा रहा है। अब इसका एक नुकसान क्या होगा, इन्वेंट्री नहीं बिक रही, इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो पैसे नहीं आएंगे, सेल्स नहीं होगी ना, जब ये चीज बिक ही नहीं रही तो सेल्स नहीं हो रही, सेल्स नहीं हो रही तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो क्या आपने जो उधार में सामान लिया हुआ है, क्या आप उन्हें पे कर पाओगे? आप उन्हें नहीं पे कर पाओगे। इवन जो आपने इन्वेंट्री परचेज की होगी, जो उधार में सामान लिया होगा, जो क्रेडिट में सामान लिया हुआ होगा, वो भी बड़ा बड़ा खराब हो सकता है, ऐसा है कि नहीं? वो बड़ा बड़ा खराब हो सकता है, आपके क्रेडिटर नाराज हो सकते हैं। तो ये तमाम मसले मसाइल जो है वो इस साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें यही देखना है कि कितना एफिशिएंटली ये साइकिल काम कर रहा है, हम कितनी जल्दी स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी डेटर से पैसा रिकवर कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं, हम कितनी जल्दी उनसे सामान उधार पे दे देते हैं, हम स्टॉक कितनी देर में अरेंज कर देते हैं, हम सेल्स कितनी देर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो हम इस वर्किंग कैपिटल साइकिल में डिस्कस करनी है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सबको कि हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं? अगर आपको ये चीज समझ आ गई है ना, तो भाई आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल का मसला ही खत्म हो जाएगा। अगर आपका तमाम लॉजिक समझ आ गई है, इसमें हम डिस्कस क्या करने लगे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और इसके साथ ही फिर हम देखेंगे कि हम उनका पेमेंट टाइम क्या है, उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, जब हम परचेजेस करते हैं, हम कैश पे भी परचेजेस करते हैं और हम उधार के ऊपर भी परचेज कर रहे होते हैं, ऐसे ही। अब जो है ना हमारे पास क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, कि जो हमने उधार पे लिया है सामान, वो कितने गुना है हमें वापस करना हो, कितने टाइम में हम वो वापस कर रहे हैं सामान अपने सेल जो उधार पे लिया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। यहाँ पे एक चीज तो बहुत अहम है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे होंगे, क्रेडिट परचेजेस की। आपने परचेजेस की हैं, आप सामान लेके आए, कैश भी लिया होगा, और आपने ये सामान जो क्रेडिट है उसके ऊपर भी लिया होगा, उधार भी लिया होगा और कैश भी लिया होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डील करेंगे कि जो हमारी क्रेडिट परचेजेस हैं उनको हम ले लेंगे, टोटल क्रेडिट परचेजेस कितनी है। पेपर में कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व करने के लिए वो आपसे क्रेडिटर का अकाउंट भी बनवा सकता है कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, गिवन कर दे, ये गिवन कर दे आपका क्लोजिंग बैलेंस था, ये गिवन कर दे आपने पेमेंट की, और वो फिर आपसे यहाँ पे परचेजेस की अमाउंट जो है वो निकलवा सकता है कि जी आपने इतनी अमाउंट की क्या की थी, परचेजेस की थी। तो पेपर में ये अकाउंट बनवा के भी वो आपसे परचेजेस निकलवा सकता है। इसको आपने डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड टेबल्स के साथ, मतलब जो आपके पास ओपनिंग क्रेडिटर होंगे ये, जो क्लोजिंग होंगे वो, इनको पकड़िएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 2 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास एवरेज ट्रेड टेबल आ जाएंगे। तो क्रेडिट परचेजेस को आपने एवरेज टेबल से लेस करना है, डिवाइड करना है, तो आपका पेएबल्स टर्नओवर रेशियो आ जाएगी कि ये आपकी टर्नओवर रेशियो है। ये जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए क्या होगा, ये बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी को शो कर रही है। अगर हम अपनी लायबिलिटीज बढ़ाते जाएं, हमारे जो परचेजेस हैं
वो ज्यादातर क्रेडिट बेसिस पे होती जा रही है, और हम अन्य उधार पे सामान खरीदी जा रहे हैं, और हमारी ये टर्नओवर जो रेशो है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके हमें क्या कंसिक्वेंसेज जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो हमें कंसिक्वेंसेज जो बेयर करना पड़ेगा वो क्या होगा कि माइट भी ये लोग जो हैं हमें उधार देना छोड़ दें, क्योंकि वो अगर हमें उधार पे सामान दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, कब तक उधार पे सामान देंगे। तो आप क्रेडिट रिस्किंग जो है वो खतरे में पड़ सकती है। आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको सप्लाई करना बंद कर सकते हैं अगर रेशो हायर हो। तो ये चीज जो है ये आपने इसको याद रखना है। अच्छा, ये तो है कि टर्नओवर कितने गुना हम उधार परचेज कर रहे हैं, कि मेरी एवरेज पेबल्स में से उधार का कितने परसेंट है। जो असल रेशो है वो है एवरेज टाइम टू पे, कि मैंने उधार पे खरीद तो लिया, मैंने उधार पे परचेज तो कर लिया, बट मैं पेमेंट्स कितने दिनों में करूंगा वो हमें देखना है, कैसे कैसे नहीं। हम यहाँ पे लेंगे ट्रेड पेबल्स, और अगर ओपनिंग क्लोजिंग हो तो हम एवरेज ट्रेड पेबल्स भी ले सकते हैं। उसको डिवाइड कर देंगे हम क्रेडिट परचेजेस के साथ, और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा कि हम कितना टाइम ले रहे हैं उधार लेने के बाद उसको पे करने में। अब ये जो टाइम है ना, ये जो पेमेंट नहीं हो रहा है, ये हमारे बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर मेरे बिजनेस में लिखा हुआ है कि मुझे 30 डेज में पेमेंट करनी है, या मैं 30 दिन तक पेमेंट कर लेता हूँ, जो भी मेरी डेट ऑफ परचेज होगी मैं घर का सामान होगा 30 दिन में पेमेंट कर दूंगा। अगर आपका ये पेमेंट जो ड्यू है वो 30 से बढ़ के 45 दिन हो जाए या 50 दिन हो जाए, तो आपको क्या नुकसान बेयर करने पड़ेंगे बताएं जरा। आपका बिजनेस में था कि आप जब परचेज करते हैं आप 30 दिनों में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन अगर आपका जो पेमेंट टर्म है वो 30 से बढ़कर 45 पे पहुंच गई है या 50 पे पहुंच गई है, तो इसका क्या नुकसान होगा। पहली बात है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो लूज नहीं हो जाएगा, कि यार इन्होंने वादा किया था ये 30 दिनों में पेमेंट कर देते हैं, ये तो 30 दिनों में पेमेंट कर ही नहीं रहे, ये तो 50-50 दिन तक पेमेंट लेके जा रहे हैं, तो क्या उनका आपके ऊपर एतबार रहेगा, क्या ट्रस्ट कुछ डेवलप हुआ था वो रहेगा। द आंसर इज नो। अगर फ्यूचर में आप जाके इनसे ये दोबारा परचेज करना चाहें, ये दोबारा इनसे खरीदना चाहें, तो क्या ये आपको उधार में सामान देंगे दोबारा इस चीज को देखते हुए। द आंसर इज नो। और ये लेट पेमेंट किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि माइट भी आपको लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करना पड़ सकते हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप पेमेंट नहीं करें ना। तो आपके पास पैसा अगर नहीं हुआ और अगर आप करंट लायबिलिटीज अपनी पे करनी पड़ गई, तो आपके ऊपर लिक्विडिटी क्राइसिस भी रेज हो सकते हैं। ऐसा है कि नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इंडिकेट कर रही होंगी, अगर हम अपने एग्रीड टाइम से ऊपर पेमेंट करें, जो हमारा एग्रीड डेट है, अगर हम उसके बाद पेमेंट करें। व्हाट इफ अगर मैंने 30 दिन में पेमेंट करनी है और मैं 10 दिन में पेमेंट कर दूं, तो इसका क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा बताओ। अगर जल्दी पेमेंट कर दी तो क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे तो क्या आपका कैश आउटफ्लो जल्दी नहीं हो जाएगा, आपको कैश फ्लो के क्राइसिस नहीं फेस करने पड़ सकते अगर आप बहुत जल्दी पेमेंट कर रही हैं और आपके पास कैश जो है वो फिर सफिशिएंट नहीं हो सकता। ऐसा है कि नहीं है। तो ये चीज जो है ये आपने माइंड रखनी। तो ज्यादा देर से पेमेंट करना भी नुकसानदेह है, और ज्यादा अर्ली पेमेंट करना भी क्या हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। तो रिमेंबर, जो आपका बिजनेस टर्म्स होगी जो डिसाइडेड है उसके मुताबिक पे करते जाओ, तो कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। ये क्लियर है शो। अब ये हम एग्जांपल करते हैं, इसको हम देखते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ब्रश कंपनी। उसकी इन्वेंट्री है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, उसके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, उसके ट्रेड पेएबल्स हैं, वो ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। जो उसकी सेल्स जो हुई है टोटल वो थी 3 मिलियन की, और जो उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो उसकी कितनी थी, वो उसकी थी 1.8 मिलियन की। हमने इसका निकालना है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और हमने एवरेज टाइम टू पे क्रेडिटर्स निकालने हैं। इज दैट क्लियर। सॉल्व करें इसको। पहले ना हम यहाँ पे अपना इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है इन्वेंट्री का, 300। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 3,60,000। हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 18,00,000। इसका मतलब
हमने परचेजेस कितनी की होंगी फॉर द ईयर? 18 लाख, 60,000 रुपए की ये हमने परचेजेस की है। अब हम क्या करते हैं, हम इसकी टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। टर्नओवर रेशियो में पहले हम क्या लेंगे, जो हमारे जो टोटल क्रेडिट परचेजेस है, हमें ये ज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे परचेजेस जो हैं वो उधार के ऊपर है, तो ये आ जाएगी 1860000। इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज पेएबल से, क्योंकि ओपनिंग में क्लोजिंग भी है, तो इसकी एवरेज में कितनी आती है 150 प्लस 180 डिवाइड करें 2 पे, क्या जवाब आएगा? ये हमारे बन रहे हैं एवरेज पेएबल। इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं, कितना टाइम जाएगा रेशियो, टर्नओवर रेशियो 11.27। ये 11.27 टाइम्स है हमारी क्रेडिट परचेजेस ऑन दिस पेपर्स। अब हम निकालते हैं एवरेज टाइम टू पे। पेमेंट टाइम क्या है, उसके लिए क्या था, इसका रिवर्स करना था हमने रेशो का, मतलब एवरेज क्रेडिटर्स ले लिए, उसको डिवाइड कर दिया हमने जो हमारी परचेजेस थी और मल्टीप्लाई कर दिया 365 के साथ, हमारे पास क्या आ गया, एवरेज टाइम टू पे आ गया। तो कितना बन रहा था, कितने बन रहे हैं 42, पूरे 32, कोई पॉइंट्स में आंसर नहीं आ रहा। तो 32 दिन जो है वो हमारे बन रहे हैं एवरेज टाइम पे, मतलब जब हम परचेज करते हैं, जब हम खरीद लेते हैं, तो खरीदने के बाद 32 दिनों में हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसकी पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये है हमारा एवरेज पेमेंट। अच्छा, आप इसको इस्लामिक डेज से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1/टर्नओवर रेशो मल्टीप्लाई बाय 365, 1 डिवाइडेड बाय 11.27 मल्टीप्लाई बाय 365 करो, बताओ क्या जवाब आता है, बराबर आता है कि नहीं आता? आंसर आपका बराबर ही आएगा। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज टाइम टू पे कि हम कितने दिनों में उनको पे कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री के बारे में हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री जो है हमारे किसों से मूव हो रही होती है और इन्वेंट्री क्या है और कैसे नहीं है, उसको हम लेके चलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या किया, आपने परचेजेस कर ली इसके ऊपर उधार के ऊपर। अब परचेज करके आप क्या ले आए हैं, आप इसको स्टॉक में ले आए हैं, आप इसको इन्वेंट्री में होल्ड करके। अब ये स्टॉक में अगर आ गया ना, तो हमने यहाँ से देखना है कि ये स्टॉक से सेल्स में कितना कन्वर्ट होता है और कितने डेज में कन्वर्ट होता है, वो हमने क्या लेना है, वो हमने यहाँ पर लेकर चल रहा होगा है। तो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज का फॉर्मूला पता है आपको, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगी, आपकी एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी। अब इसमें आपने क्या देखना है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास स्टॉक है वो कितने टाइम्स में सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, कितने गुना सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसमें हम यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर पेपर में आपको समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स कि वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन ही ना करे और वो आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर मांग ले, वो एक आधी एक्सेप्शन में फिर आप सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कभी भी, बट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, एग्जामिनर किस तरह से आपको कंफ्यूज करता है। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर होल्डिंग इन्वेंट्री, कितने दिन तक आप इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड रखते हैं, मतलब जब आप एक इन्वेंट्री को खरीद के अपने पास ले आए, अपने वेयर हाउस में रख लिया, उसको वहां से उठा के उसको सेल्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है, कितने डेज लगते हैं, वो हमने यहाँ पे देखना है। अब एक चीज तो बड़ी अंडरस्टूड है, आप खुद बताएं, अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं और वो आप सेल्स में कन्वर्ट करते हैं 10 दिनों में, एक बंदा है वो कन्वर्ट करता है स्टॉक को सेल्स में 30 दिनों में, एक बंदा कन्वर्ट करता है 60 दिनों में, तो सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा होगा, 10 दिनों वाला, 30 दिनों वाला कि 60 दिनों वाला? रिमेंबर, सवाल क्या है कि आप स्टॉक को कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सवाल तो ये है। अब देखो, जितनी जल्दी इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट किया जाएगा उतना ही बेहतर नहीं होगा, आंसर इज उतना ही बेहतर होगा।
क्यों? बिकॉज आपके पास इन्वेंट्री कम रहेगी, आप जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका जो स्टॉक है उसको खराब होने के चांसेस कम है, आप नया इस्तेमाल ला सकते हैं, अगर आप सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं पैसे भी जल्दी आ जाएंगे, आपका वो जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बच जाएगी, तो ये तमाम मैटर से आप बचते रहेंगे और आपको पैसे भी जल्दी आने के क्या होंगे, चांसेस वगैरह मिल रहे होंगे। और अगर आप ये लेट कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब आप देर से बेच रहे हो, आपने परचेज कर ली है, 10-10 दिन तक आपकी सेल नहीं हो रही, 10-10 दिन तक आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उसका क्या नुकसान होगा? ये अगर आप लेट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उसका क्या नुकसान होगा? उसका नुकसान आपके लिए होगा, एक तो आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होने का खतरा है, इन्वेंट्री खराब होने का, इन्वेंट्री तबाह होने का खतरा है आपको। दूसरा, आपका पैसे फंस जाएंगे, आपका स्टॉक फंस जाएगा, आप स्टॉक्स को सेल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, बिजनेस में पैसा नहीं आएगा, तो कैश फ्लो का भी खतरा जो होगा वो आपको फेस करना पड़ सकेगा। ऐसा है कि नहीं? तो इसके लिए जितना लोअर हो उतना क्या होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही हमारे लिए ये मुश्किल होगा। गॉट इट? अब इसके डेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा कि वो जो आपकी एवरेज इन्वेंटरी होगी वो पकड़े, उसको डिवाइड करें कॉस्ट ऑफ शेयर से, मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो आपके पास इन्वेंटरी टर्नओवर डेज आ जाएंगे कि कितने दिनों में आप सेल्स में कन्वर्ट करें, यहाँ का ये होल्डिंग पीरियड है। यहाँ पे स्पेसिफिक कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय टर्नओवर रेशियो मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वो भी आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको लेकर जा सकते हैं। अच्छा, कहीं से इन्वेंटरी की बात होगी ना, ये एग्जामिनर जो है वो एक और बीच में पंगा ले सकता है, कुछ कर सकता है, वो क्या है, वो आपको कह दे कि यार रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी टर्नओवर रेट निकाल दो, या वर्क इन प्रोसेस का निकाल दो, या फिनिश गुड का निकाल दो। वो अब आपको को तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कंफ्यूज करना चाहता है। अगर वो रॉ मटेरियल का बता दे तो हम बता सकते हैं कि जी ये रॉ मटेरियल जो है कितने डेज में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम वर्क इन प्रोसेस में लेके जा रहे हैं, मतलब कितने दिन तक हमारे पास रॉ मटेरियल रहता है, उसके बाद में हम फिर काम में लगा देते हैं। वो वर्क इन प्रोसेस का पूछ सकते हैं कि इतने दिन वर्क इन प्रोसेस में होकर काम करते हैं, इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद फिनिश गुड, अगर हमारे पास गुड फिनिश होकर आ जाती है, मौजूद हो जाती है, तो वो कितने दिन तक हम उसको सेल में कन्वर्ट करते हैं, वो इनको इन तीनों में भी डिवाइड करके पूछ सकता है। तो उसके लिए फॉर्मुला जो हो जाएंगे वो थोड़ा सा हमारे रिवाइज हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे कि अगर रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग है तो उसमें होगा कि रॉ मटेरियल जो है वो वर्क इन प्रोसेस में कितने डेज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कितनी इन्वेंट्री कन्वर्ट हुई है और कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ है, आप उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। फिर वर्क इन प्रोसेस में कितना सा रहता है, वर्क इन प्रोसेस में जो होगा वो उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर से, वो आ जाएगा। फिर फिनिश गुड्स को सेल्स में कितने दिनों में कन्वर्ट किया जाता है, तो फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री होगी वो मतलब एवरेज इन्वेंट्री ले लेंगे, ये भी एवरेज ले लेंगे, ये भी एवरेज ले लेंगे, और डिवाइड कर देंगे कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है, तो ये डेज हमारे पास भी आ सकते हैं। पास पेपर में उसने ना आज तक ये पूछा हुआ है, ना उसने आज तक ये पूछा हुआ है, वो आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। लॉजिक वही है, फॉर्मूला वही है, लेकिन जो मेन चीज है वो हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे रेशो मिस हो गई है मेरे से, वो थी डेटर टर्नओवर रेशो, यहाँ उसको वो मिस हो गई है, चलो मैं हाथ से लिख देता हूँ, डेटर टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला जो होगा सिंपल, टोटल क्रेडिट सेल्स, इसको हम डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर्स के साथ, हमारे पास आ जाएगा ये हमारी टर्नओवर रेशो है, एवरेज डेटर, ये इतने गुना हम सेल्स कन्वर्ट कर रहे हैं डेटर्स के ऊपर। और एवरेज डेटर का फॉर्मूला बता दो क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, आप इसको याद रख सकते हैं। फिर दूसरा होगा डेटर्स कलेक्शन पीरियड, उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप ले सकते हैं 1 ओवर डेटर टर्नओवर रेशो मल्टीप्लाई बाय 365, आपका जवाब आ जाएगा नंबर ऑफ डेज में। या आप ले सकते हैं एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, आपके पास भी नंबर ऑफ डेज आ। अब आप खुद बताओ कि ये डेटर्स पीरियड मतलब कितने दिनों में आप उनसे पैसे कलेक्ट कर रहे हो, ये डेज कम होना बेहतर है कि ये डेज ज्यादा होना बेहतर है? आप बिजनेसमैन हैं, आप उधार पे सामान बेच रहे हैं, उनसे कलेक्शन अर्ली करवाना बेहतर है कि उनसे कलेक्शन देर से करवाना बेहतर है?
अगर कलेक्शन देर से हो तो क्या नुकसान होगा? अगर डेटर से पैसा लेट रिकवर हो रहा है क्या नुकसान होगा? कैश फ्लो की प्रॉब्लम रेज होगी, पैसे का मसला रेज होगा? आंसर इज यस। बैड डेट के चांसेस हो सकते हैं? आंसर इज यस। तो ये दो तो मेन प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपको लेट पैसे मिल रहे हैं, लेट रिकवरी हो रही है, तो उसकी जो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो ये हो सकती हैं। अगर आप अर्ली डिमांड कर लें पैसे तो उसमें क्या कंसिक्वेंसेस आपको हो सकते हैं कि माइट भी आप कस्टमर लूज कर लें, या कस्टमर के यार तुम लोग तो देते हैं उधार पे, गाना बंदा खाता है, मैं जाके उससे सामान परचेज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब ये जो आपकी क्रेडिट पॉलिसी है ये भी आपके बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होनी चाहिए। अगर आपने 15 डेज का उधार पे दे रहे हैं तो 15 डेज में ही रिकवर करनी है, ये ना बता के सेकंड डे पे रिकवरी करवाने बैठ जाए। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इन रेशोस के लिए ना ये तीन अकाउंट जो हैं ये आप लोगों के ऊपर वाजिब है, ये आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं। बिकॉज आपको अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन कर दे या आपको बैलेंस शीट गिवन कर दे और वो आपको रेशोस गिवन करते हैं कि बताएं कि इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना है, डेटर टर्नओवर निकालना है, क्रेडिट टर्नओवर निकालना है, तो रिमेंबर तीन अकाउंट जो हैं वो आपके ऊपर वाजिब है, वो आपने बनानी है। सबसे पहले जिसको आपने स्टार्ट करी ना अकाउंट की वो होगा आपका क्रेडिटर का अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बनाएंगे अपना क्रेडिटर का अकाउंट। आप ड्रॉडाउन बैलेंस लिख लेंगे, आप जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख लेंगे, जो आपने उनको पेमेंट्स वगैरह की होंगी आप वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे परचेजेज आपकी आ जाएंगी, जो बैलेंसेस फिगर होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपकी बीगा परचेजिंग आ जाएगी। फिर आप इसके साथ बनाएंगे इन्वेंट्री का अकाउंट। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन होगी, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन होगी। अब ये वैल्यू पकड़ के परचेजेस, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। अब ये है ना, ये वाला अकाउंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप इस अकाउंट से ये भी निकाल सकते हैं और इसके अकाउंट से आप ये वाली आइटम भी निकाल सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल प्ले कर रही होंगी। इसके साथ फिर तीसरा आप एक छोटा सा अकाउंट बना लेंगे, वो होगा आपका डेटर का अकाउंट। उसमें ड्रॉडाउन होगा, उसमें कैरी डाउन होगा, उसमें जो आपको सेल्स वगैरह की होगी आपकी वो आ जाएगी यहाँ पे, और जो कैश रिसीव हुआ होगा वो आ जाएगा। तो ये तीन अकाउंट जो है जब भी आप इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे ये तीन अकाउंट तो आपके लाजमी बन रहे होंगे। हाँ, इसके अलावा जो मार्कअप मार्जिन है ना सीपीएस, इसको भी आपने अपने माइंड में रखना है जब आप इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहे होंगे। वो आपको सेल्स बता सकता है, वो प्रॉफिट बता सकता है, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स खुद निकाल सकते हैं, ये भी आपके साथ वो गेम खेल सकता है। तो ये तीन अकाउंट, ये तीन बातें जो हैं वो आपने याद रखनी है। और ये सीपीएस की कैलकुलेशन तो हमने सीखी हुई है किस तरह से हो रही होती है, किस तरह से नहीं हो रही होती। स्टूडेंट दिए, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? रिमेंबर ये अकाउंट में वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियो में तीन अकाउंट बन रहे हैं, और कोई अकाउंट ना बन रहा हो तो इन्वेंट्री का और इसका परचेजेस का मतलब क्रेडिटर का अकाउंट जो है ये तो आप हर हालत में बनाएंगे, हर हालत में बनाएंगे, बिकॉज कुछ ना कुछ आपको इसमें से निकल जाएगी अमाउंट। तो ये दो अकाउंट, इन्वेंट्री का अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट जो है वो आपके लिए लाजमी है, ये आप हर हालत में बनाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? अब है वर्किंग कैपिटल साइकिल जो हमने तमाम डिस्कस की है, कि इसमें हमने देखना है कि पैसा आता हमारे पास कब है, हमारी पूरी सप्लाई चेन में कितने दिनों में हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे साइकिल पढ़ा था ये कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, इसको हमने यहाँ पे देखना है। तो इसमें बड़ी सिंपल सा है, इसमें हम देखते हैं कि कितने दिन, कितने डेज लग रहे हैं इन्वेंट्री को सेल्स में कन्वर्ट करने में। फॉर एग्जांपल अगर 30 दिन में इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, कितने दिनों में हम कलेक्ट कर रहे हैं डेटर से, फॉर एग्जांपल ये 25 दिन में, और लेस करते हैं कि हम कितने दिन में पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं 20 दिन में। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 35, कि हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल है वो 35 दिन का है। 35 दिन में हम अपना साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, हमारी सेल्स भी कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास पैसा भी आ जाता है, हम क्रेडिटर्स को भी पे कर देते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल के नाम होता है।
इसको निकालने का बड़ा आसान सा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कितने दिनों में हम इन्वेंट्री सेल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब वो लेते हैं। कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री जो है वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, कितने दिनों में आपको पेमेंट मिल रही है आपके क्रेडिटर से और कितने दिनों में आप पे कर रहे हैं, ये आपको सम करना है, आपके पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। रिमेंबर, ये भी कैश ऑपरेटिंग साइकिल जो है जो बिजनेस नॉर्म्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर ज्यादा बड़ा साइकिल होगा वो भी नुकसानदेह होगा, अगर ज्यादा छोटा साइकिल होगा वो भी क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो ये चीज भी क्या रखनी है आपने अपने माइंड में रखनी है। स्लाइड क्लियर। अब जो हम बात करने लगे हैं, इन्हें हम लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं और इन्हें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कह रहे होते हैं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कह रहे होते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि रेडिली कैश जो आपके पास अवेलेबल हो, आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए वो आपकी क्या दी जाती है, वो आपको इसको दी जा रहे होते हैं। अब शॉर्ट टर्म में ना हमारे पास एक तो करंट एसेट्स हैं और हमारे पास करंट लाइबिलिटीज है। एक्चुअल में हमें देखना होता है कि जो मेरे पास करंट एसेट्स मौजूद हैं क्या वो इतने हैं कि अगर मुझे अपनी करंट लाइबिलिटीज को पे करना पड़ जाए उसके लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करनी है। करंट एसेट्स में नॉर्मली हमारे पास आ जाएगा बैंक, डेटर्स, कैश, ये आ रहे होते हैं। और करंट लाइबिलिटीज में जो पेमेंट की सप्लाईज होती हैं ये आ रही होती है। इन रेशियोज में हमने इन दोनों फैक्टर्स पे ही बात करनी है, करंट एसेट से रिलेटेड और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड क्या है, किस तरह से है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। ये जो हम लिक्विडिटी रेशियोज निकाल रहे हैं इसमें एक्चुअल में हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास कैश या एक्सेस टू कैश कितनी है अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। तो इसमें हम फिर दो रेशियोज कैलकुलेट करना सीखेंगे, एक होगी हमारे पास करंट रेशियो और दूसरी होगी हमारे पास क्विक रेशियो जिसे हम कह रहे होते हैं एसिड टेस्ट रेशियो। जो करंट रेशियो है इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का है वो क्या होगा, हम इसमें लेंगे करंट एसेट्स, जो भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं वो ले लेंगे, उसके अलावा हम इसको डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज पे। इसका जो आइडियल आंसर है वो 2:1 होना चाहिए। आइडियल आंसर 2:1 का मतलब क्या होगा कि हमारे पास एसेट्स जो हैं वो 2 टाइम्स हैं हमारी करंट लायबिलिटीज के, मतलब अगर जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उससे दुगने मेरे पास एसेट्स मौजूद हैं। अगर मेरी करंट लायबिलिटी 100 है तो मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो 200 के मौजूद हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूँ अपने इस करंट लायबिलिटीज को सेट ऑफ करवा सकता हूँ। और इसमें जो हम करंट एसेट्स ले रहे होते हैं जब रेशियोज कैलकुलेट करनी है जो हमारे ईयर एंड के ऊपर होंगे नॉर्मली हम वही लेंगे, और लायबिलिटीज भी जो होंगी जो हमारे ईयर एंड के ऊपर गिवन है हम वही ले रहे होंगे। इन एडिशन टू दैट करंट एसेट्स इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें से हमारे पास बैंक आ जाएगा, बैंक, कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री वगैरह जो है वो इसमें ले रहे होंगे। रिमेंबर जो प्री पेमेंट्स हमने की होती हैं वो इसमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे रेशियो निकालने के लिए। तो पहले तो रेशियो हमारी जो है वो करंट रेशियो है, और इस करंट रेशियो में हमने यही देखना है कि हमारे पास कितने एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, अगर हमने कन्वर्ट करवा कर अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना चाहें तो उसको हम देख रहे होते हैं। आइडियल जिसका रिजल्ट है वो 2:1 होना चाहिए, मतलब आपके एसेट्स जो हैं वो आपकी लायबिलिटी से दुगने होने चाहिए। अब ये जो है रेशियो आइडियल तो ये है, बट ये इंडस्ट्री के नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, बिजनेस के टाइप के ऊपर डिपेंड करती है, बिजनेस के टाइप क्या है और इंडस्ट्री की नॉर्म क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ए है, कंपनी ए का फैक्टर्स जो हैं वो अलग होंगे, कंपनी बी के फैक्टर्स जो होंगे वो अलग होंगे, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी भी क्या कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं और इसमें चेंजेस वगैरह आ रहे होते हैं। इसलिए हमें जिनकी लिक्विडिटी जो होती है वो बड़ी क्रूशली क्या करनी पड़ती है, हमें मेजर करनी पड़ती है। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्स लिमिटेड की हमारे पास मौजूद है, उसकी हमने करंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। करंट एसेट्स जो हमारे 1.1 मिलियन है और करंट लायबिलिटीज जो है वो हमारी 4 लाख की। अगर आप इसकी करंट रेशियो कैलकुलेट करें 1.1 मिलियन और इसको डिवाइड कर दें 4 लाख से तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास करंट रेशियो आ जाएगी और वो कितनी बनेगी
2.75 रेशो 1, ये बनेगी आपकी 2.75 रेशो, ये आपकी बन जाएगी। क्योंकि ये उससे ज़्यादा है आइडियल रेशो से, तो ये हम कह देंगे कि ये बेहतर है, आइडियल है, ये आपके करंट एसेट जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ से हम अगर सिर्फ और सिर्फ हम करंट रेशो के ऊपर डिसाइड करना चाहें, अगर हम करंट रेशो के ऊपर अपनी लिक्विडिटी को मेजर करना चाहें, तो ये जो चीज़ है ये सही पोर्ट्रे नहीं कर रही होगी। अब आप देखिए, जब हम करंट रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें करंट एसेट्स में जो रेडिली कन्वर्टेबल एसेट्स इनटू कैश है वो कौन-कौन से हैं? देखो, आपके पास बैंक भी है, आपके पास कैश भी है, आपके पास डेटर्स भी है, आपके पास इन्वेंट्री भी है, स्टॉक भी है। ये आपके करंट एसेट्स मौजूद हैं। इसमें से बताएं जो रेडिली कन्वर्टेबल जो कैश है वो कौन से हैं, जिनको आप बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब देखिए, बैंक जो है, बैंक से तो जब भी जाएं आप कैश पकड़ सकते हैं, कैश itself आपका रेडिली कन्वर्टेबल है, आप जब चाहे पेमेंट करनी हो कैश से टोटली पेमेंट कर दी। जो डेटर्स हैं, आप डेटर से भी क्या रेडिली अमाउंट रिकवर करवा सकते हैं। हाँ जी, आप उनसे कहे भाई पैसे कटो, आप उनसे पैसे रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक है, क्या ये स्टॉक इतनी आसानी से आपको कैश ला कर दे सकता है? आंसर इज नो। स्टॉक हमें इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट होकर नहीं दे सकता। आपने इन्वेंट्री ठीक से रखी हुई है, आपकी वो इन्वेंट्री बिके ना बिके ये आपके फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं कर रही। ये जो है ये आपसे इसकी गेम बाहर चली गई हुई है। तो ये स्टॉक जो है ये तो इतना मतलब कैश कन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन अब देखिए, हमने यहाँ पे 2.75 रेशो 1 निकाली है, करंट एसेट ज्यादा है और करंट लायबिलिटीज हमारी कम है। क्या इसमें करंट एसेट ज्यादा होने की रीजन ये भी तो हो सकती है कि हमने ओवर बाइंग की हो, हमारा स्टॉक जो है वो ज्यादा हो, या स्टॉक हमारा स्लो मूव हो रहा हो, तो इसलिए मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो बड़ी हो। ऐसा है कि नहीं? अगर मेरे पास ये सीन है, मेरे पास स्टॉक ज्यादा बढ़ा हुआ है, मेरी इन्वेंट्री स्लो मूव हो रही है, तो इसका तो यही मतलब है कि मेरे करंट एसेट जो है वो ज्यादा ही शो हो रहे होंगे। अगर मेरे स्टॉक की वजह से करंट एसेट ज्यादा शो हो रहे हैं, तो फिर ये चीज जो है वो सही लिक्विडिटी को पोर्ट्रेट नहीं कर रही होगी। मतलब मुझे चाहिए कि रेडीली कितना कन्वर्टेबल है, कि मैं अभी चाहूँ मैंने पेमेंट करनी हो तो कितने एसेट्स मेरे पास मौजूद है। अगर मैं करंट रेशो निकालता हूँ, करंट रेशो में तो स्टॉक भी बीच में इन्वॉल्व है, अगर मेरी ओवर बाइंग है, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है, तो उसमें मेरे करंट एसेट्स ज्यादा आएंगे और उसकी वजह से मेरी जो रेशो है ये आइडियलिस्टिक रेशो या अच्छी रेशो आ सकती है। बट ये जो रेशो है ये एक बेटर पिक्चर हमें पोर्ट्रेट नहीं कर रही। ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब अगर हमने सही लिक्विडिटी को मेजर करना हो कि हमारे पास कितनी है कितनी नहीं है, तो हमें स्टॉक बीच में एक्सक्लूड करना चाहिए। हमें स्टॉक के बगैर देखना चाहिए कि भाई मेरे पास रेडिली कन्वर्टेबल एसेट्स कितने हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करंट रेशो, क्विक रेशो निकाल रहे होते हैं। इसे क्विक रेशो भी कहते हैं, इसे एसेट टेस्ट रेशो भी कह रहे होते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, जितने भी मेरे पास करंट एसेट्स हैं वो पकड़ता हूँ, उसमें से जो मेरी इन्वेंट्री होती है वो मैं लेस कर देता हूँ और करंट लायबिलिटीज को मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब ये जो है ना, ये मेरी क्विक रेशो ये मुझे बता रही है कि मेरे पास जो क्विकली कन्वर्टेबल एसेट्स हैं वो कितने हैं, जिनकी वजह से मैं अपने लायबिलिटीज को सेट ऑफ कर सकता हूँ। अब इसमें क्विक एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आ रही होंगी, आपके डेटर शो हो रहे होंगे, आपका कैश शो हो रहा होगा, आपका बैंक शो हो रहा होगा, तो ये कितने रेडिली अवेलेबल है ये तमाम लायबिलिटीज वगैरह को सेट ऑफ करने के लिए। तो ये क्विक रेशो है, ये भी हमें मालूम करनी होती है। तो इसका जो आइडियल आंसर है वो हमारा क्या होता है, 1:1, कि जितनी आपके पास करंट लायबिलिटीज मौजूद है उतने ही आपके जो है वो ये होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो आती है लिक्विड रेशियोज का, उसको देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी करंट रेशो जो है वो 1.5:1 है, और आप अगर इसके ऊपर कमेंट कर दें तो आपका कमेंट यही होगा ना, क्योंकि ये करंट रेशो जो है ये आइडियल रेशो से कम है, इसलिए ये बेहतर नहीं है बिजनेस के लिए। आप यही जवाब देंगे, यही जवाब देंगे ना। अगर खाली आपके एग्जाम में करंट रेशो गिवन की जाए 1.5:1 है, आपका जवाब यही होगा। अगर उसे इंटरप्रेट करवा रहा है एग्जामिनर कि जी ये तो आइडियल रेशो करंट जो है वो 2:1 होनी चाहिए, ये 2 से कम है इसलिए ये जो है ये सही नहीं है, कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं, कंपनी के एसेट्स इस काबिल नहीं है वो अपनी लायबिलिटीज को सही सेट ऑफ कर सकते हैं, यही जवाब होगा। लेकिन अगर इसके साथ आपको क्विक रेशो भी गिवन कर दी जाए और वो हो 1.1:1, क्या अब भी आपका जवाब यही होगा कि लिक्विडिटी के जो हमारे हैं वो सही नहीं है, हमें लिक्विडिटी क्राइसिस फेस करना पड़ेगी? क्या भी आपका जवाब होगा? द आंसर इज नो। अब आप जानेंगे कि करंट रेशो जो है वो तो हमारी लोअर है,
अब उसके लोअर होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? माइट भी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी यही है इन्वेंट्री, कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो इन्वेंट्री है वो बहुत कम है। लेकिन जब आपने क्विक रेशियो विटामिन की उसे कैलकुलेट किया, वो तो आइडियल थी। मतलब जो रेडिली कन्वर्टेबल कैश है वो आपके पास किसी में पड़ा हुआ है। तो आप कह देंगे क्विक रेशियो ऑल तो कम है, लेकिन जो रिकरेंट रेशियो ऑल तो कम है, लेकिन जो क्विक रेशियो है वो सफिशिएंट है, इसलिए कंपनी को लिक्विडिटी क्राइसिस जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगी। तो ये बात समझाने का मकसद क्या था कि जब भी आपने लिक्विडिटी रेशियो कैलकुलेट करनी है, आपने लिक्विडिटी के ऊपर कमेंट करना है, तो आप खाली करंट रेशियो के बेस के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, बल्कि आपको क्विक रेशियो के साथ लेके चलनी पड़ेगी। इन दोनों को देखते हुए क्या करना है, आपने कमेंट करना है। इज दैट क्लियर? दोनों को कंपेयर करके, दोनों की वजह से क्या करना है, आपने इसको आंसर करना है। यार सबको समझ आई है? एवरीवन, एवरीवन, सबको क्लियर है पॉइंट? चलिए, करंट रेशियो है 2.75 रेशियो 1। बताओ ये इसे कैसे इंटरप्रेट करोगे? क्या कंपनी के लिए बेहतर है कि नहीं है? ये लिए बेटर है। तो आप सारे एग्री कर रहे हैं कि इसके पास इतने एसेट्स हैं कि ये अपने लायबिलिटीज को शट ऑफ कर सकता है। सारे एग्री कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा डिसएग्री करने वाला बंदे हैं कि नहीं? वो तो बड़े कम लोग हैं। अगर मैं इसके साथ क्विक रेशियो लिखूं 0.5 रेशियो, अब बताओ अभी भी एग्री करते हैं? अब क्या कि अभी भी आप एग्री करते हो कि लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो बड़ी बेहतर है, कंपनी अपने एसेट्स बेच के तमाम अपनी लायबिलिटीज को शट ऑफ करवा सकती है? सुनो, अब ये जो है, ये तो आपको बता रही जो आपके लिक्विड एसेट्स के बारे में। अभी करंट रेशियो हायर होने के रीजन क्या है? आपको एग्जाम में यही सवाल गिवन करते हैं, कहते हैं यार ये कंडीशन है, बताएं जी लिक्विडिटी भी कमेंट करें, क्या लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है कि नहीं? आप कह देंगे नहीं, इसकी रेशियो कम है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, रेशियो की रेशियो है 1:1 होनी चाहिए, तो उससे कम है, तो इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। देन वो आपसे पूछ सकता है कि करंट रेशियो के इंक्रीज होने की, ये करंट रेशियो के ज्यादा होने की रीजन क्या है, या आप क्यों इसे एग्री नहीं कर रहे? तो क्या जवाब देंगे आप? एनीवन, एनीवन, एवरीवन? ये दो रेशियो है सिर्फ लिक्विडिटी की, और इसमें एग्जामिनर ने घुमाया हुआ है 5 पेपर में, इसने बच्चों को बड़ा याद रखा होगा, इसकी इंटरप्रिटेशन में बच्चों को जलील कर रहा है एग्जामिनर। आपने कह दिया है कि जी अच्छी लिक्विडिटी नहीं है, आपने डिसएग्री कर दिया, वो कहते क्यों नहीं है, रीजन बताएं मुझे, तो क्या जवाब देंगे? करंट रेशियो तो बड़ी बेहतर है। अब आप कहेंगे कि जो करंट रेशियो जो है ये तो बेहतर है, बट पॉसिबल है ये जो आपके करंट एसेट्स जो है इतने ज्यादा हुए हैं, इसमें इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज्यादा आपने दी हो, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा है। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने की वजूहत क्या होंगी? दो वजूहत होंगी, या तो आपने ओवर बाइंग की होगी, या आपकी इन्वेंट्री जो है वो स्लो हो गई है, वो बिक ही नहीं रही, जिसकी वजह से आपका स्टॉक जो है वो ज्यादा हो गया है, और आपको ये तमाम जो आपके करंट रेशियो जो है वो बेहतर लग रही है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना कि करंट रेशियो का मतलब ये नहीं है कि आपकी लिक्विडिटी जो है वो भी बेहतर होगी। लिक्विडिटी को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको बयान करने के लिए क्विक रेशियो का भी सामने होना हमारे लिए क्या है, बहुत अहम है। हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट रेशियो कभी भी लिक्विडिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर है? अगर गिवन नहीं होना, अगर खाली उसने करंट रेशियो गिवन की है, फिर तो आप कह देंगे यार ठीक है करंट रेशियो तो अच्छा बता रही है, इसका मतलब लिक्विडिटी कंडीशन की बेहतर खड़ी हुई है, ये अपनी लायबिलिटीज को सेट ऑफ कर देंगे। बट अगर क्विक रेशियो गिवन है फिर तो आप उसको ये नहीं कह सकते। सबको क्लियर है ये?